तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो है क्लास 11th पर। और क्लास 11th में आज की जो वीडियो है इस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मेरे भाई, इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना होगा जो हर बार हर साल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर लोकल 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। हमने पिछले वीडियो में जो है ना जड़त्व आघूर्ण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण से संबंधित अब हमें कुछ प्रमेय का अध्ययन करना पड़ेगा, प्रमेय को कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो हमारी है लंबवत अक्ष प्रमेय पर। ठीक है, तो आपको पता ही है दोस्तों, इस पूरी चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में या फिर इस पूरे चैप्टर में हमें दृढ़ पिंड पढ़ना है। ठीक है, तो जो दृढ़ पिंड है, इस दृढ़ पिंड से रिलेटेड हमारी एक प्रमेय है जिसका नाम है लंबवत अक्ष प्रमेय। में तो लंबवत अक्ष प्रमेय को हम बहुत ही धांसू तरीके से आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है ना, तो समझो। सबसे पहले इसके नाम से इसका मतलब निकालना सीखो। नाम से अगर मतलब निकालें तो ये है लंबवत अक्ष प्रमेय। मतलब ये जो प्रमेय है लंबवत अक्षों से संबंधित है, ये लंबवत अक्षों से रिलेटेड ये प्रमेय है। तो लंबवत अक्ष बना लेंगे ना तो ये आसानी से हम समझ जाएंगे, आसानी से इस प्रमेय को हम समझ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कैपिटल M द्रव्यमान का ये एक पिंड है। ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कैपिटल M द्रव्यमान का क्या है, एक पिंड है जो कैपिटल M द्रव्यमान का है। ठीक है, ये आपके पास एक पिंड है, मतलब ये दृढ़ पिंड है। क्या है? ये दृढ़ पिंड है। ठीक है ना, चलो ओके। और ये जो दृढ़ पिंड है हम ये भी मान के चल रहे हैं, देखो कोई भी पिंड है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो दृढ़ पिंड है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कई सारे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो, अब ये है लंबवत अक्ष प्रमेय। तो इसके अंदर हमें कुछ अक्ष बनाना पड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेंगे? कुछ अक्ष बनाना पड़ेंगे। तो आप जानते हो कि अक्ष मोस्टली दोस्तों तीन ही होते हैं। अक्ष आपको पता है तीन ही होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीन ही होते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो पिंड है इसके तल में अक्ष बना ले रहा है। तो मान लेते हैं ये जो पिंड है इसका जो मूल बिंदु है वो मान लेते हैं क्या है? ओ है। क्या है? ओ है। ठीक है, और इसके तल में तीन अक्ष हैं जो एक दूसरे से लंबवत रखे हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। और यहाँ पर ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा वाई अक्ष है। और ये जो दोनों अक्ष हैं अभी एक दूसरे के लंबवत हैं, और इन दोनों अक्षों से लंबवत एक तीसरा अक्ष है जो मान लेते हैं क्या है? आपका जेड है। क्या है? आपका जेड है। तो ये एक्स वाई जेड तीन अक्ष हैं, तीन अक्ष हैं। ठीक है, एक्स है, वाई है और जेड है। ये हमें बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये जो प्रमेय है लंबवत अक्ष प्रमेय है ना, अक्षों से रिलेटेड ये प्रमेय है, तो हमें अक्ष तो बनाना ही पड़ेंगे। और जब हम अक्ष बना लेंगे तो इस प्रमेय को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मान लिया ये कैपिटल M द्रव्यमान का एक पिंड था जो कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था। ठीक है, और इस पिंड के समतल में हमने तीन अक्ष मान लिए, क्योंकि अक्ष तीन ही होते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है ना, तो ये हमने तीन अक्ष बना लिए। देखो अब मेरे भाई ये जो पिंड है वो तो घूमेगा, क्योंकि घूर्णन गति हम पढ़ रहे हैं, घूर्णन गति पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, और ये जो प्रमेय है वो जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय है, तो ये घूर्णन अक्ष से ही रिलेटेड क्या है? प्रमेय है। ठीक है, तो ये जो पिंड है ये पिंड तो घूम रहा है, तो कभी एक्स अक्ष के सापेक्ष घूमेगा, कभी वाई अक्ष के सापेक्ष घूमेगा, कभी जेड अक्ष के सापेक्ष घूमेगा। ठीक है, अब ये जो पिंड है वो घूमेगा, ये तो घूम रहा है ना, तो घूमेगा। तो अब जब ये घूमेगा तो हमें क्या मिलेगा? जड़त्व आघूर्ण मिलेगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण घूर्णन से ही मिलता है, घूर्णन से ही मिलता है। तो हमें ये इससे संबंधित क्या मिलेगा? जड़त्व आघूर्ण मिलेगा। तो मान लेते हैं ये जो पिंड है कभी एक्स अक्ष के सापेक्ष घूमेगा। यदि ये पिंड कभी एक्स अक्ष के सापेक्ष घूमेगा तो हमें एक्स अक्ष से रिलेटेड क्या मिलेगा? जड़त्व आघूर्ण मिलेगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण को किससे व्यक्त किया जाता है? एक्स से, आप जानते हो। ठीक है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष हमें जड़त्व आघूर्ण मिलेगा, तो वो मान लेते हैं हम क्या है? आई एक्स है। क्या है? आई एक्स है। और कभी ये जो पिंड है वाई अक्ष के सापेक्ष घूमेगा, तो वाई अक्ष से संबंधित हमें क्या मिलेगा? जड़त्व आघूर्ण मिलेगा, जो मान लेते हैं आई वाई है। ठीक है, और कभी ये पिंड जेड अक्ष के सापेक्ष घूमेगा तो हमें जेड अक्ष से संबंधित क्या मिलेगा? जड़त्व आघूर्ण, जो मान लेते हैं क्या होगा? आई जेड होगा। तो ये है
आई एक्स क्या है, एक्स अक्ष से संबंधित जड़त्व आघूर्ण, आई वाई अक्ष से संबंधित जड़त्व आघूर्ण, और आई जेड अक्ष से संबंधित जड़त्व आघूर्ण। तो इतना आप समझ गए हो ना, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात और समझ लो, ये जो अक्ष हैं एक दूसरे से लंबवत हैं, ठीक है, ये इससे लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, मतलब तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत। क्लियर हो चुका है इतना? अगर इतना क्लियर हो गया है तो इस प्रमेय को हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा भाई, बहुत आसान। तो आओ अब इसको समझ लो। तो अब दोस्तों अगर इस चीज को समझ गए हो तो अब इसकी परिभाषा समझना बहुत 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 आसान हो गया, बिल्कुल कभी भी दिक्कत आपको नहीं जाने वाली। देखो यहां समझ लो, तो ये प्रमेय क्या होती है, लंबवत अक्ष जो प्रमेय है इसका कथन क्या बोलता है उसको समझो। तो इसका कथन कहता है भाई साहब, किसी पिंड के तल में, किसी पिंड के तल में स्थित, किसी पिंड के तल में स्थित, ये पिंड है और इसके तल में तीन कण हैं, ठीक है, सॉरी तीन अक्ष हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो किसी पिंड के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत, किन्हीं दो की बात कर रहे हैं, अब किन्हीं दो को आपको लेना है, आपको भी किन्हीं दो को लेना है, चाहे आप इनको और इसको ले लो, चाहे आप इसको और इसको ले लो, चाहे आप इसको और इसको, चाहे आप इसको और इसको, किन्हीं दो को लेना है जो परस्पर लंबवत हो। तो आपको पता है वैसे भी तीनों अक्ष परस्पर लंबवत हैं, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, तीनों आपस में क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो किसी पिंड के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत जो एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत, परस्पर का मतलब जो एक दूसरे से लंबवत हो, ठीक है, परस्पर लंबवत अक्षों के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण, अक्षों के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण, जैसे मान के चलो आप x और y ले रहे हो, तो x और y के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है, इन जड़त्व आघूर्ण का योग, जैसे आप x और y के ले रहे हो तो x का क्या हो जाएगा, ix, ठीक है, और y का क्या हो जाएगा, iy, ठीक है। तो इनके जड़त्व आघूर्ण का योग मतलब ix प्लस iy, यही तो बोला है, दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण। तो देखो इसके परितः पिंड का क्या है, ix, इसके परितः क्या है, iy, तो इनका योग उस तीसरे अक्ष के, जो बचा हुआ तीसरा अक्ष है, अब उसकी बात कर रहा है, इन दो का तो ले लिया, अब इस तीसरे की बात कर रहा है, उस तीसरे अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। जो तीसरा अक्ष है ना, उसके परितः पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है उसके योग के बराबर होगा ये योग, मतलब ix प्लस iy जो है वो iz के बराबर होने वाला, ix प्लस iy किसके बराबर होने वाला है, iz के बराबर होने वाला। तो यही कहा इसने, कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। किसी पिंड के तल में स्थित दो परस्पर दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण का योग उस तीसरे अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। देखो आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे मान के चलो आप ये ले रहे हो तो इनका योग इसके बराबर होगा, जैसे आप दो अक्ष आप ये ले रहे हो तो इनका योग इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने दो अक्ष ये लिए तो इसका योग इसके बराबर हो जाएगा, बस दो अक्षों के जड़त्व आघूर्ण का योग तीसरे अक्ष के बराबर होगा, बस सिंपल सी बात इतना है, इतना ही याद रखना है। दो अक्षों के परितः जो जड़त्व आघूर्ण का योग होगा वो तीसरे अक्ष के इक्वल होगा, बराबर होगा, बस इतना से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको प्रमेय को पूरा कंप्लीट कर देता हूं। तो माना किसी पिंड के तल में, मान लेता हूं मैं ये जो पिंड है इसी तल में x y z तीन अक्ष हैं, ठीक है, जिनके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हमने क्या मान लिया, ix iy और iz है। तब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तब इसके अनुसार मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ix प्लस iy इज इक्वल टू iz, या फिर आप क्या कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो iz बराबर ix प्लस iy। तो ये जो है ना आपकी प्रमेय सिद्ध हो गई है, ये प्रमेय जो है ना इसका कथन हो चुका है, ix प्लस iy प्लस iz जो है ये आपकी लंबवत अक्ष प्रमेय का जो है ना कथन हो चुका है। तो अब ये तो हो गया दोस्तों इसका कथन, आई होप बहुत अच्छे से आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी, कहीं से कहीं तक आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, इस प्रमेय को सिद्ध करना होता है, मतलब इस प्रमेय का सत्यापन करना होता है। तो आइए दोस्तों हम इसका सत्यापन भी कर लेते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। आइए
तो दोस्तों अब हम जो इस प्रमेय है इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रमेय जो है हमारी जो प्रमेय क्या है वो है हमारी आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड जो है ना, इसको हम इस सूत्र का सत्यापन करेंगे, मतलब इस सूत्र को हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमने दोस्तों ये मान ही लिया था कि ये कैपिटल एम द्रव्यमान का हमारा ये बड़ा पिंड है, और हम मान चुके थे, हम जान चुके थे कि जो पिंड है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पिंड है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे जो कण हैं इनसे मिलकर बना है, और जिनका द्रव्यमान हम मान लेते हैं जो छोटे छोटे कण है तो उनका कोई द्रव्यमान तो होगा ही होगा। तो मान लेते हैं इन छोटे छोटे कणों का द्रव्यमान है m1 m2 m3 m4 डैश 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 करके ऐसा अनंत तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट दोस्तों अगर हमें इस प्रमेय को सिद्ध करना है तो किसी एक कण को हमें टारगेट बनाना होगा, किसी एक कण को हमें टारगेट बनाना पड़ेगा, तभी हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टारगेट बनाते हैं और मान लेते हैं दोस्तों कि ऐसा ही जो छोटा छोटा कण है ना, ऐसा ही एक छोटा कण बिंदु P पर स्थित है, ये हम मान लेते हैं बिंदु P है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ऐसा ही एक छोटा सा कण है जो बिंदु P पर स्थित है, ठीक है। और इस छोटे से कण का जो द्रव्यमान है वो हम मान लेते हैं क्या है, स्मॉल m है, क्या है, स्मॉल m। आगे दोस्तों हम मानते हैं कि ये जो आपका छोटा सा कण जो बिंदु P पर स्थित है, इसकी जो है ना y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, देखो y अक्ष से दूरी, ठीक है, ये y अक्ष से दूरी क्या होगी, ये मतलब ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली होगी, क्योंकि ये वाला अक्ष जो है ना किस टाइप का है, x जैसा है। देखो ये वाला जो अक्ष है वो x जैसा है ना, देखो ऐसा ही तो है x अक्ष, ठीक है। तो ये मान लेते हैं दूरी क्या है दोस्तों, x है, और इस जो बिंदु आपका P है इसकी जो है ना x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सीधी है और ये सीधा आपका ये मिलेगा, ठीक है ना। और ये आपका जो z है और z अक्ष से दूरी हम इसकी क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो हमने क्या दोस्तों इसके लिए कुछ हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हमने मान ली हैं कि जो आपका बिंदु P पर ऐसा ही एक छोटा सा कण है जिसका द्रव्यमान हमने मान लिया स्मॉल m है, ठीक है। और इसकी जो है y अक्ष से दूरी क्या है, x है, क्योंकि y अक्ष से जब दूरी बनाएंगे तो x के समान होगी, तो वो हमने क्या मान ली, वो हमने मान ली x है, और x अक्ष से दूरी हमने क्या मान ली y, और ये जो आपका z है इससे अक्ष से हमने दूरी इसकी क्या मान ली, r मान ली। आई होप आप समझ गए दोस्तों। अब हम जो है ना एक छोटा सा कण जो जैसे P पर रखा है स्मॉल m द्रव्यमान का, उसका प्रत्येक अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, x के, y के और z के। तो हम निकालते हैं अब कण P का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, जो x अक्ष है इसके परितः हम जड़त्व आघूर्ण देखते हैं। तो इसके परितः अगर जड़त्व आघूर्ण देखेंगे तो आपको पता है जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर। तो यहाँ से जो जड़त्व आघूर्ण है इसका सूत्र क्या बन जाएगा, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। तो ये जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष है भाई, x अक्ष के सापेक्ष है। तो द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर, तो जो है ना एक मिनट है ना, तो जो बिंदु आपका P है ना, इसकी x से दूरी आपकी कितनी है, तो x से दूरी x अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हो ना भाई, x अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हो कि नहीं, बोलो एक सेकंड, x अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हो कि नहीं, बोलो हाँ। तो बिल्कुल मेरे भाई x अक्ष जो आपका बिंदु P है, P पर जो स्मॉल m द्रव्यमान का जो कण रखा है इसकी x अक्ष से दूरी क्या है, y है, और y अक्ष से कितनी है, x है। तो x अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हो तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर। तो द्रव्यमान क्या है कण का, स्मॉल m, दूरी क्या है, तो देखो y x अक्ष से दूरी क्या है, y है, तो ये हो जाएगा आपका m बाय स्क्वायर। आपको दिक्कत है, बोलो दिक्कत है। देखो x अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हो तो जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो द्रव्यमान तो m है, और x अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हो तो x अक्ष से दूरी आप देख पा रहे हो कितनी है, y, तो ये हमने कर दिया बाय स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार कण P का y अक्ष, एक सेकेंड, y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण देखेंगे तो वही आपका सूत्र लगेगा द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर। तो द्रव्यमान क्या है m,
और दूरी क्या है, तो दूरी देखो बाई एक्स से दूरी क्या है, एक्स है, तो ये आपका आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार जेड अक्ष के सापेक्ष निकाल लेंगे, इसी प्रकार जेड अक्ष के फरितः जड़त्व आघूर्ण क्या निकल जाएगा, तो द्रव्यमान क्या, स्मॉल एम, और दूरी क्या है, देखो जेड अक्ष से दूरी क्या, जेड अक्ष के परितः निकाल रहे हो तो जेड अक्ष से दूरी क्या है, आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। बट दोस्तों ये हमने एक छोटे से कण का हमने क्या निकाला, जड़त्व आघूर्ण, और हमें छोटे से कण का जड़त्व आघूर्ण नहीं निकालना, हमें पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना, छोटे से कण का नहीं निकालना, एक पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना, ठीक है ना। निकालना है कि नहीं बोलो। तो ये हमने छोटे से कण जो बिंदु P पर रखा था उसका जड़त्व आघूर्ण निकाला, तो उसका जड़त्व आघूर्ण x अक्ष के सापेक्ष ये आया, y अक्ष के सापेक्ष ये आया और z अक्ष के सापेक्ष ये आया। बट हमें पूरे पिंड का निकालना है, तो हम दोस्तों एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे, और वो लाइन हमारी ये है कि जो आपका संपूर्ण पिंड है, संपूर्ण जो आपका पिंड है, वो संपूर्ण पिंड इसी प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बोलो नहीं बना है ना। ऐसे ही जो छोटे छोटे कण हैं इनसे मिलकर जो आपका संपूर्ण पिंड बना है। तो आप ये लिखेंगे किंतु संपूर्ण पिंड इसी प्रकार के छोटे कणों से मिलकर बना है, इसी प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। इसी प्रकार के छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है ना, बना है ना। तो अब हम दोस्तों अभी जो इसी प्रकार जैसे हमने छोटे कण का एक जो जड़त्व आघूर्ण निकाला, अब हम पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, ये एक कण का है, ये एक कण का है, ये भी एक कण का है एक्स के सापेक्ष, ये एक कण का वाई के सापेक्ष, और ये एक कण का जेड के सापेक्ष है। बट हम देख पा रहे हैं कि किंतु जो संपूर्ण पिंड है इसी प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो अब हम संपूर्ण पिंड का निकालेंगे, ठीक है। तब बना है, तब संपूर्ण पिंड का संपूर्ण पिंड का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण पिंड का एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या, जड़त्व आघूर्ण। तो यहां पर समझ लो, देखो एक छोटे से कण का एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या था, m/2। तो अब हम संपूर्ण पिंड का निकाल रहे हैं, तो अगर संपूर्ण पिंड का निकालेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलेंगे, और जब बहुत सारे छोटे छोटे कण मिल जाएंगे तो इनका योग से जो बनेगा वो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकल जाएगा। तो योग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, योग के लिए दोस्तों हम किसका उपयोग करते हैं, सिग्मा का उपयोग करते हैं। तो संपूर्ण पिंड का एक्स अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो हो जाएगा सिग्मा m/2, क्योंकि एक्स अक्ष के सापेक्ष m है, एक छोटे से कण का है। बट इसी टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे कण मिल जाएं तो ये पूरे पिंड का निकल जाएगा। तो संपूर्ण पिंड का निकालने के लिए इस टाइप के छोटे छोटे कणों का हमें योग करना पड़ेगा, और योग के लिए हम सिग्मा का यूज करेंगे। तो ये हमने लिख दिया सिग्मा m/2, ठीक है। इसी प्रकार y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या निकल जाएगा, सिग्मा। एक छोटे कण का y अक्ष के सापेक्ष mx² है, एक छोटे छोटे कण बहुत सारे कण मिलाएंगे तो y अक्ष का सापेक्ष क्या हो जाएगा, सिग्मा mx², ठीक है। तथा z अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, अगर यही निकालेंगे तो ये हो जाएगा z अक्ष के सापेक्ष क्या है, ये निकला था, तो सिग्मा
एम आर स्क्वायर। आई होप कि आप बहुत अच्छे से ये चीज़ को समझ पाए होंगे, अपने दिमाग में जमा पाए होंगे। ठीक है, जैसे हमने ये किया था ना, एक्स अक्ष के सापेक्ष एक छोटे से कण का ये निकला था, तो जब छोटे छोटे कण बनेंगे तो बड़ा पिंड बनेगा ना, जब छोटे छोटे कण मिलेंगे तो बड़ा पिंड बनेगा ना, और बड़े पिंड बनाने के लिए इन छोटे छोटे कणों का योग करना पड़ेगा, तो ये योग के लिए हमने सिग्मा का उपयोग कर लिया। ठीक है, तो एक बड़े पिंड का एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या निकला, सिग्मा एम बाय आर स्क्वायर, और बड़े पिंड का वाई अक्ष के सापेक्ष निकला सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, और बड़े पिंड का जेड अक्ष के सापेक्ष निकला सिग्मा एम आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम दोस्तों, एनी प्रॉब्लम? ना सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो अब हम चीज़ों को दोस्तों आगे बढ़ा देंगे। दोस्तों हम एक छोटा सा काम कर लेंगे, इतना काम करने के बाद हम एक छोटा सा काम करेंगे, और वो छोटा सा काम आपको प्रमेय तक ले जाएगा, और प्रमेय को वो छोटा सा काम सिद्ध कर देगा। देखो यहाँ पर समझो, किंतु लगाया हमने, और किंतु हमने इसलिए लगाया तो दोस्तों क्योंकि देखो आप यहाँ पर देखो, ये दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, समझ पा रहे हो ना? तो आप क्या करो दोस्तों, ये तो आपका बिंदु दिया ही है ओ, ये दिया है पी, इसको आप मान लो एम, इसको आप क्या मान लो एम। तो आपका जो ओपीएम माना है आपने, जो बिंदु माना है ओपीएम, इसको आप एन मान सकते हो, आपकी सुविधा के लिए है। ठीक है, तो आपने जो ओपीएम माना है इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। ठीक है, देखो दूरी, ये वाली देखो ये वाली दूरी x है, तो ये वाली दूरी भी क्या होगी, इधर से इधर तक x, ये वाली आपको पता है y है, और ये r है। ठीक है, इतना समझ गए? तो किंतु जो ओपीएम है, किंतु त्रिभुज ओपीएम जो है, जो ओपीएम त्रिभुज है, किंतु त्रिभुज ओपीएम में आप क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है ना, तो ये आपका कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब, ये आपका लंब है, लंब का वर्ग आपका क्या हो जाएगा, बाय स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग, तो आधार क्या है x, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोई दिक्कत है इतना? नहीं ना? इधर तक आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे भाई? छोटी सी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, इसको आप एडजस्ट कर लो। ठीक है, आर स्क्वायर, एक्स को आप पहले लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है, आगे आप दोस्तों क्या करेंगे, आगे आप दोस्तों करेंगे क्या, इसमें आप m से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें इस टाइप का बनाना है। ठीक है, तो m से गुणा करने पर, m से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा m आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसमें करेंगे m एक्स स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो m बाय स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद ये तो एक छोटे छोटे कण का जड़त्वाघूर्ण निकल गया। देखो एक छोटे से कण का x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष निकल गया। ये ये आपका x के सापेक्ष, ये y के सापेक्ष और z के सापेक्ष निकल गया। बट हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें आगे क्या करना है, संपूर्ण पिंड का लगाना है। तो संपूर्ण पिंड के लिए दोस्तों हम इसमें सिग्मा का मल्टीप्लाई और कर देंगे। जब हम इसमें सिग्मा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिग्मा का जब मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी सब में कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, सॉरी सिग्मा नहीं लगाया, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा सिग्मा एम बाय स्क्वायर। इतना आपका बन जाएगा। जब आपका इतना काम हो जाए तो अब हमारा काम जो है ना बहुत आसान बन चुका है। ठीक है, इतना काम हो गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब देखो ये आपका है सिग्मा एम आर स्क्वायर, और सिग्मा एम आर स्क्वायर है संपूर्ण पिंड का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण है। सिग्मा एम सिग्मा एम आर स्क्वायर ये है। तो जो सिग्मा एम आर स्क्वायर है वो संपूर्ण पिंड का निकाल रहा है, संपूर्ण पिंड का जेड अक्ष के सापेक्ष क्या है, जड़त्वाघूर्ण है। और संपूर्ण पिंड का जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण है, उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, आई जेड से। मतलब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, आई जेड रख सकते हैं। और एम एक्स स्क्वायर क्या है, तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर संपूर्ण पिंड का बाय अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण है, और बाय अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण को हम आई वाई से व्यक्त करते हैं, तो ये आपका आई वाई हो गया। और सिग्मा एम बाय स्क्वायर संपूर्ण पिंड का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण है, और एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण आई एक्स है, तो ये आपका आई एक्स हो गया। चाहे तो आप इसको आई जेड बराबर आई एक्स को पहले लिख दो और आई वाई को बाद में लिख दो। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। जो आपकी समांतर अक्ष लंबवत अक्ष जो प्रमेय थी, इसको हमने कंप्लीट करा है। पूरा एक
चीज़ को स्पष्ट करते हुए, एक एक चीज़ को समझाते हुए हमने इस चीज़ को कंप्लीट कराया। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार भैया हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है ना अभी तक आपने, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो यार, सभी में वीडियो शेयर कर दो यार। हमारा सपोर्ट आपका बहुत महत्व रखता है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।